तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये थ्योरीज कौन सी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज कर चुके हैं। तो वो जो थ्योरीज थी वो इंडस्ट्रियल रिलेशन की थी, और ये जो थ्योरीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये थ्योरीज हैं ट्रेड यूनियन की। उससे रिलेटेड जो भी कुछ थिंकर्स थे उन्होंने जो बातें बोली, तो उसके ऊपर जो कुछ थ्योरीज निकल के आती हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। तो मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव, आप लोग जानते हैं जैसा कि, ठीक है, जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे वो ये बात जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें इन थ्योरीज़ की, तो यहाँ पे हम लोग को ये मिलता है कि ये जो कंट्री बाय कंट्री जो है ट्रेड यूनियन के लिए अलग अलग तरह की थ्योरीज हम लोग को मिलती चलेगी, और उसी के बेसिस पे एक हम लोग ने एक अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लिया कि हाँ भाई ट्रेड यूनियन ये होती हैं। और ये अलग तरह के पर्सपेक्टिव जो है उन्हीं के बेस पे हम लोग जो है थ्योरीज डिवाइड करते चले गए। जैसा कि अभी जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ा था तो वहाँ पे क्या बताया था कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कोई कह के ये थ्योरीज नहीं दी थी कि ये थ्योरी जो है ये हम दे रहे हैं और ये इस नाम से जानी जाएगी, ऐसा नहीं था, ठीक है। उन्होंने अपनी बातें बोली बुक में, और जो उन लोगों ने जब उस पर रिसर्च करी तो उन लोगों ने उस थ्योरी का एक नाम रख दिया कि हाँ भाई ये जो बातें हैं ये इस थ्योरी के अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे ही कैटेगराइजेशन होता है इन थ्योरीज का, जैसे रिवॉल्यूशनरी थ्योरी हो गई, इवोल्यूशनरी थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, रेबेलियन थ्योरी हो गई, द गांधीयन अप्रोच हो गई, ठीक है। और भी थ्योरीज एग्जाम में लास्ट टाइम जैसे आई हुई थी, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। आज जो है ये 5 थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज थोड़ा सा उन्होंने लेआउट चेंज कर दिया है, बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट करके। तो पहले जो थ्योरी निकल के आती है रिवॉल्यूशनरी थ्योरी। रिवॉल्यूशनरी थ्योरी अगर आप समझे तो ये वही मार्क्स की आइडियोलॉजी वाली थ्योरी है, जैसा कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच में पढ़ा था, ठीक है। तो सारी बातें सेम है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो जितनी पावर जो गवर्नमेंट है वो ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, सारी की सारी पावर जो है वो कैपिटलिस्ट को दे देती है। और वो बस गवर्नमेंट और कुछ नहीं करती, बस उनको कैपिटलिस्ट जो है उनको सब बस सेव करना चाहती है और कुछ नहीं करती है वो। तो बस वो एक सेवियर है उनके लिए। तो वो चाहते हैं कि सारी की सारी पावर जो है वो कास्ट सिस्टम जो जो क्लास सिस्टम है, कास्ट नहीं क्लास, ठीक है। तो क्लास जो डिवाइड है, तो जो क्लास सफ़र कर रहा है वो सारी की सारी पावर जो है उनके पास आ जानी चाहिए। इस थ्योरी पे जो है रिवॉल्यूशनरी थ्योरी काम करती है। देखिए एक बात और, ये जो लिखा हुआ है इस समय पढ़ पढ़ के आपको नहीं बताने वाला हूँ। इससे जो मीनिंग समझ में आती है मैं वो आपको बता दूंगा, और बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज जो थी उनका ये मतलब था कि जो भी चीज़ें हैं, जितना भी जो पावर पावर जो है वो सारा का सारा जो है जो क्लास जो सफ़र कर रहा है उसके हाथों में होना चाहिए। और मेन उनका फोकस एम्फेसिस जो था वो मोस्टली जो था वर्कर्स पे था, ठीक है। जो वेज अर्नर्स थे उनके ऊपर था। और ऐसी जो इस तरह की जो थिंकर्स थे उनके लिए जो ट्रेड यूनियन थी वो ट्रेड यूनियन के लिए क्या थी, एक इंस्ट्रूमेंट थी टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म। वो ट्रेड यूनियन के थ्रू कहते थे कि कोई भी अगर कोई बड़ा चेंज जो आ सकता है तो वो ये कहते थे कि वो ट्रेड यूनियन के थ्रू ही आ सकता है। और इसी के थ्रू वो क्या करेंगे, कैपिटलिज्म को जो है उखाड़ फेंकेंगे। अब आगे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ना, ये कैपिटलिज्म खुद का ही दुश्मन है। अब जरा आप सोचिए ये चीज़ कैसे हो सकती है ना, कैपिटलिज्म खुद का दुश्मन कैसे बन सकता है। पहले आप ये कमेंट करके, अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो आप पहले कमेंट करिए, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ हैवी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटलिस्ट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द नेचुरल सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये कहते हैं कि ऐसा होगा कि जब मोस्टली जो इनकम है, मान लो ये सारे कैपिटलिस्ट हैं यहाँ पे इतने सारे, ठीक है, ये सब कैपिटलिस्ट हैं। और फिर क्या होती है, जो इनकम होती है वो कंसंट्रेशन हो जाता है इन लोगों के बीच, यहाँ पे जो लोग हैं थोड़े से, इनके पास सारा इनकम कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये सब फिर जलेंगे इनसे, कहेंगे देखो सारी की सारी जो इनकम रेवेन्यू जो होता है कंट्री से जनरेट होता है वो सारा का सारा इन लोगों के पास है। तो ये चीज़ जो है ये कैपिटलिज्म को खुद ही खत्म करना शुरू कर देंगे। और इन दोनों के बीच जब एनिमिटी होगी तो क्या होगा, दोनों में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और वो एक कारण बनेगा इनके पतन का, है ना, ऐसा वो लोग कहते हैं। आगे बताते हैं कि जो रिवॉल्यूशन चल रहा है इसको इसको बूस्ट कहाँ से मिल रहा है, इसको फ्यूल कहाँ से मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं इसको फ्यूल ही यहीं से मिल रहा है। ये जो टेंडेंसी टुवर्ड्स अ स्टीडी डिप्रेशन ऑफ वेजेस एंड ग्रोइंग मिजरी ऑफ द वेज अर्निंग क्लास। तो कहते हैं कि जो वेज अर्निंग क्लास है इसको जो इसकी जो आप सैलरी कम दे रहे हैं, इसको जो आप परेशान कर रहे हैं, इसी की वजह से तो ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्डर जो रिवॉल्यूशन जो चल रहा है, ये यही तो फ्यूल है इस चीज़ का। और इसीलिए जो है जो रिवॉल्यूशन चल रहा है ये चलता चला जाएगा, क्योंकि आप लोग सुधरेंगे नहीं, आप लोग ऐसी वेजेस जो है डेप्रिशिएट करते चले जाएंगे, और ये जो रिवॉल्यूशन है ये बढ़ता आगे चला जाएगा। फिर आगे ये कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे क्या हो, कैपिटलिज्म थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और उस टाइम पे इनको क्या करना है, इनको रुकना नहीं, जो लेबर स्ट्रगल है इसको रुकना नहीं है। इसको कंटिन्यूसली जो है क्या कहते हैं, गर्म लोहे पे जो कहते हैं ना वार करो तो जल्दी टूट जाता है। तो ये आगे मार्क्स कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, और तब ये जाके जो है कैपिटलिज्म जो है इसका एबोलिशन हो जाएगा। और क्या कहते हैं इस थ्योरी को, द रिवॉल्यूशनरी अप्रोच थ्योरी ऑफ ट्रेड इज डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स, जैसा कि आप जानते हैं। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ क्लास वॉर एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहीं पे अगर ये टर्म आता है तो आप समझिएगा कि वो कार्ल मार्क्स की बात कर रहा है, रिवॉल्यूशनरी थ्योरी की बात कर रहा है।
अब नेक्स्ट बात आती है वेब्स की। ये वेब ने क्या कहा है, इवोल्यूशनरी थ्योरी इन्होंने दिया, और ये इवोल्यूशनरी थ्योरी में इनका मेन एम्फेसिस इन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक तरह से, और डेमोक्रेसी होनी चाहिए किसी भी, जो है एक अगर कोई सिस्टम है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सिस्टम से मतलब है कि कोई इंडस्ट्री होगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं, और कहते हैं इसी के थ्रू क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। चीज़ें जो है वो सही होती चली जाएंगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्या होंगी, चीज़ें सही होती चली जाएंगी और वो एक जगह जाके स्टेबल हो जाएंगी। ऐसी बात ही कहते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के थ्रू क्या होगा, जो भी रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ट्रेड यूनियन क्या होगा, वो धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन आएगा और एक जगह जाके वो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अब मैं आपको क्या करूँगा कि कुछ की पॉइंट्स बताता रहूँगा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर एक हर एक थ्योरी में बता रहा हूँ, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि रिवॉल्यूशनरी थ्योरी है, तो उसके कीवर्ड आपको क्या होंगे, जैसे कि उन्होंने क्या कहा है कि कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंक देना है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, एक बहुत लोगों को मोस्टली नहीं पता होता, उन्होंने ये भी कहा है कि कैपिटलिज्म जो है वो खुद का ही दुश्मन है, ठीक है। उन्होंने कहा कैपिटलिज्म खुद का ही दुश्मन, जैसे कि वो वेजेस को कम करते चले जा रहे हैं, उस तरह से वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, और एक दिन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, जब खूब लेबर परेशान हो जाएंगे, वर्कर्स परेशान हो जाएंगे, तो क्या होगा, खुद ही ट्रांसफर ऑफ पावर कर लेंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हो गए रिवॉल्यूशनरी थ्योरी के। रिवॉल्यूशनरी थ्योरी का कीवर्ड ये है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। इन्होंने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करी थी। आगे ट्रेड यूनियन को बताते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है फॉर ओवरकमिंग मैनेजरियल डिक्टेटरशिप टू स्ट्रेंथन इंडिविजुअल लेबरर्स एंड टू गिव देम सम वॉइस इन द डिटर्मिनेंट ऑफ द कंडीशंस अंडर विच दे हैव टू, जो भी लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेड यूनियन होगी, ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करेगा, जो क्या करेगा, मैनेजरियल डिक्टेटरशिप को जो है खत्म करेगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो उसको कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना है उसको, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ट्रेड यूनियनिज्म से हमको कैपिटलिज्म को नहीं उखाड़ना है, जैसे कि रिवोल्यूशनरी थ्योरी वाले बोल रहे थे, ऐसा नहीं करना है। बट इट्स अ मीन्स ऑफ इक्वलाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करना चाहते हैं इसके थ्रू, इसी से तो यही तो होती है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि कुछ बार्गेनिंग पावर होती है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो आपने नाम सुना होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग तो वो इसी के थ्रू आती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के थ्रू। और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात किसने करी है, इवोल्यूशनरी थ्योरी ने, और इवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दी है, वेब्स ने दी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने जो ये थ्योरी दी, पहली बात, थ्योरी किसने दी है, एस एस लिचर ने दी है, ठीक है। जैसे भी आप इसको चाहें प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो वेब्स की जो थ्योरीज को थोड़ा ना इन्होंने और बढ़ा के चढ़ा के बोला कि देखो ऐसा है कि जो ट्रेड यूनियन होती है, उसके थ्रू जो वर्कर्स होते हैं वो सही से बार्गेन कर पाते हैं। अगर एक अकेला वर्कर जाएगा तो उसको भगा दिया जाएगा, या फिर उसको वो सही से बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, इनफॉर्मल में बता रहा हूँ, भगा दिया जाएगा, भगा नहीं दिया जाएगा, लेकिन तभी वो उतने अच्छे से बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से एक ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग कर सकती है। तो ये वाली थ्योरी तो ये कहती है कि वर्कर्स को अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए ट्रेड यूनियन बना के ही बार्गेनिंग करनी चाहिए। और वो जब बार्गेनिंग कर पाएंगे, वो इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि वो एक साथ होंगे, इसलिए ही वो बार्गेनिंग जो है कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बोला है, इन दिस व्यू ट्रेड यूनियनिज्म सर्व्ड एज अ मींस फॉर वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देम इन वर्क। Such an approach of trade unionism, Schleicher termed as a system of इंडस्ट्रियल jurisprudence। अब जैसे है ऐसे ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल jurisprudence ये किसने दिया है, तो ये स्लीचर ने दिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बन सकता है। अब इसके अगर कीवर्ड्स की बात करें तो पहले आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ। इन्होंने मशीन के बारे में बात करी है। इन्होंने कहा है कि मशीन जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है लेबर्स की। जब से मशीन आई है, क्योंकि एक मशीन क्या करती है, चार लोगों का काम खा जाती है। एक मशीन आती है, वो जो चार लोग काम करते हैं तो उनसे ज़्यादा वो काम कर रही है अकेले। तो इन्होंने मेन जो दुश्मन अपना माना है, वो कहा है कि जो मशीन होती है वो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। पढ़ते क्या कहते हैं ये, फ्रैंक टेनेनबॉम जो भी है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द प्रोपाउंडर ऑफ रेबेलियन थ्योरी, ट्रेडनिज्म इज अ स्पॉन्टेनियस आउटकम इन द ग्रोथ ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, ट्रेडनिज्म जो है ये आउटकम है किसका, इन द ग्रोथ ऑफ मैकेनाइजेशन। तो ये जो ग्रोथ हो रही है मैकेनाइजेशन की, इसी से जो है ये बताते हैं कि ट्रेडनिज्म जो है इसका रूट कॉज यही है, क्योंकि मशीन एक लेबर की जो है दुश्मन है। तो उससे जब मशीन्स आती है तो वो क्या करती है, उनका लेबर्स का जो वर्क होता है उसको खाती चली जाती है, और उससे क्या होता है उनके अंदर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो एजिटेट हो जाते हैं, और उससे चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं। अब आगे ये कहते हैं कि द एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन इज स्पॉन्टेनियस एंड इनहेरेंट इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये अब ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कैपिटलिज्म की जो ये जो एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन है, ये कहते हैं कि ये इनहेरेंट है कैपिटलिज्म की ग्रोथ में ही है ये ट्रेड यूनियनिज्म। तो ये इसलिए कहा है इन्होंने कि जैसे मान लीजिए एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, प्रॉफिट कमा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कब कमा पाएगा, जब वो मशीन्स को यूज़ करेगा, है ना। वो लेबर क्यों देगा, वो 10 लोगों का काम जब एक मशीन कर रही है, तो वो 10 लोगों को क्यों हायर करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट बढ़ाना है। तो वो क्या करेगा, एक मशीन रख लेगा, सालों साल चलेगी, उसको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, और जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होगा, और बस काम चल जाएगा उसका। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ट्रेड यूनिज्म, जो कैपिटलिज्म है वो खुद ही जो है उसी से ही ट्रेड यूनिज्म जो है वो बन रहा है। जो एमरजेंस हो रहा है ट्रेड यूनिज्म का, वो उसी से हो रहा है, कैपिटलिज्म से ही हो रहा है। आगे कहते हैं
कि ही बिलीव दैट जो कुछ भी ये हो रहा है दिक्कतें, ये यूज़ ऑफ मशीन से हो रही हैं। एक्सप्लॉयटेशन जो जितना भी, द फंडामेंटल कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन इज द यूज़ ऑफ मशीन एंड देयरफॉर द लेबर मूवमेंट इज द result, and a machine is the major cause, and thus labor movement seems destined to achieve complete control of the industrial function and of the community by substituting service for profit industrial enterprise and with service democracy into industry। बहुत बड़ा सा इन्होंने ये बोल दिया। तो इसका मतलब ये आ रहा है सिंपल सिंपल शब्दों में कि जो कुछ भी है वो बेसिकली मशीन से सब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और मेन दिक्कत जो है वो मशीन ही है। मशीन हो गई, मशीन का यूज़ ऑटोमेशन हो गया, किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू करवा लेना, तो उससे ही जो है सारी चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं। सारी दिक्कतें इन्होंने बता दी मशीन को। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात करता है तो अगर एग्जाम में आता है कि ये बात किसने कही, तो ये कही है फ्रैंक टेनेबम ने। और ये थ्योरी कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग? रिबेलियन थ्योरी, ठीक है। अब आगे आता है मोस्ट फेवरेट या मोस्ट क्या कहते हैं, जो फेमस पार्ट, ठीक है। तो वो है जो सबको आता है लगभग, तो गांधीयन अप्रोच, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है बन भी सकते हैं मोस्टली, क्योंकि फेमस रहता है, ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं कि जो भी ये क्लास कोलैबोरेशन की बात है, ये क्लास कन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, ठीक है। ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो क्लास कोलैबोरेशन की तरह हमको देखना चाहिए, क्लास कन्फ्लिक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। और ये कोई स्ट्रगल नहीं है। और इनका मानना है कि जो आइडिया है वर्कर्स का, जो शेयर है कैपिटलिज्म में, उसको लेने की जो उनके अंदर वो जो कॉन्शियसनेस आई है अमंग वर्कर्स, लेड टू द इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो उस कॉन्शियसनेस से ही जो है ट्रेड यूनियनिज्म का उद्भव हुआ है, ठीक है। इमरजेंस जो है वो वहीं से हुआ है, क्योंकि उनके अंदर जब ये आया कि ये कुछ मेरा भी शेयर है यहाँ पे, तो ये शेयर जब लेने की कॉन्शियसनेस उनके अंदर आई, तो ये उससे ही इमरजेंस हुआ है ट्रेड यूनियन का। इन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि क्लास कन्फ्लिक्ट से ट्रेड यूनियनिज्म जो है बना है, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है। और आगे देखिए एक बात जानने वाली भी है कि जैसी बात इन्होंने कही है वो ना कि एक मटेरियल एस्पेक्ट भी है, साथ में मोरल भी है, और वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी है। क्योंकि बात इन्होंने सही भी कही है कि कोई भी एक ट्रेड यूनियन का अगर इमरजेंस हो रहा है तो उसका इमरजेंस कहीं कभी भी ये नहीं होना चाहिए, क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो कन्फ्लिक्ट जो है हमेशा बना रहेगा। वो जब भी चाहेंगे तो सोचेंगे कि कन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो और हमारा फायदा हो जाए उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग के। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनिज्म का इमरजेंस ऐसे होना ही नहीं चाहिए, और हुआ भी नहीं है ऐसे। अब आगे ये कहते हैं कि देखिए जो कुछ भी है, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, मान लीजिए कोई भी, अगर आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इस सेंटेंस का मतलब ये निकल कर रहा है कि आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर बातें सुलझ जाती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। साथ में बैठ के यहाँ बातें अगर सुलझ जा रही हैं तो वो ज़्यादा है, रदर देन उसको आप पॉलिटिक्स खेलें, उसमें कुछ ऐसी बात करें। तो उससे अच्छा है कि आप बाहर से कहीं से हेल्प लें उसके अंदर, उससे अच्छा है कि आप जो है अंदर इंडस्ट्री के अंदर वो सब बातें करके कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो है उसको सेटल कर लीजिए। आगे कहते हैं कि ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो एंटी कैपिटलिस्टिक नहीं है, ठीक है। वो एंटी कैपिटलिस्टिक नहीं, क्योंकि ऊपर ही आपको बताया कि ये क्लास कन्फ्लिक्ट को मानते नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो है एंटी कैपिटलिस्टिक तो हो ही नहीं सकता फिर। अक्सर आप सोचते हैं कि मेरे लेक्चर लंबे क्यों नहीं होते हैं, 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। तो ऐसे ये रीज़न ये है कि मैं बातें जो है रिपीट नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि बार बार रिपीट करता चला जा रहा हूँ, तो इसलिए बाकी आप लेक्चर देंगे तो बातें वो लोग रिपीट करते हैं तो उनके लेक्चर जो है लंबे हो जाते हैं, बस यही रीज़न है। अब देखते हैं कि वर्कर्स जो है वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन क्यों करते हैं। तो बहुत सारे सरल रीजंस है कि आखिर क्यों ज्वाइन करता है ट्रेड यूनियन कोई भी वर्कर। तो पहली बात तो वो अकेले बहुत जो है वो अकेला जो है वीक फील करेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेता है, ताकि उसे कोई भी अगर कंसर्न है उसको तो वो जाके ट्रेड यूनियन से बात करे, और ट्रेड यूनियन वाला बंदा जो जाके उससे बात कर लेगा। क्योंकि कहीं पर भी अगर ट्रेड यूनियनिज्म होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है वर्कर से बात नहीं होती है मैनेजमेंट की, ठीक है, वो ट्रेड यूनियन के थ्रू बात होती है। आगे यहाँ पे लिखा है यूनिटेड जो यूनियन होती है वही प्रोटेक्ट करती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ वर्कर, इंश्योर्स रीजनेबल वेज फॉर देम, या जो कुछ भी दिक्कतें होती हैं, बोनस हो गया और वेजेस हो गया, अलाउंस हो गया, परक्यूजिट हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात जो होती है वो ट्रेड यूनियन के थ्रू ही होती है। तो इसके लिए ही वो क्या करता है, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। अब इसके साथ क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी, उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं। कि क्या होता है, किसी भी ट्रेड यूनियन में तो उसका उससे कई सारे फंड्स चलते हैं। तो उन फंड्स में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए ऑब्वियसली उसमें डोनेशन देती हैं। तो उस डोनेशन से क्या होता है, वर्कर्स को हेल्प मिल जाती है। इससे किसी के घर में कोई शादी है तो पैसा थोड़ा बहुत मिल जाता है यहाँ से, ऑब्वियसली उसको लौटाना पड़ता है वो, या कई बार नहीं भी लौटाना पड़ता है, तो उसमें जो है काफ़ी हेल्प जो है हो जाती है। या किसी वर्कर के पास घर नहीं है तो घर उसको उसके थ्रू दिला दिया जाता है। और भी कई तरह की जैसे वर्किंग कंडीशन के लिए कुछ अगर करना है अपनी तरफ से, ट्रेड यूनियन जो है वो कर लेती है। तो इस तरह की हेल्प जो है ट्रेड यूनियन से हो जाती है। फोर्थ पैराग्राफ में वही सब लिखा है कि कैश असिस्टेंस, जैसा कि बताया, जो फंड्स के थ्रू हो जाती हैं चीज़ें, तो ये वही है, ठीक है। यूनियन का नेगोशिएशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स मैनेजमेंट के थ्री बीच जो होता है ये नेगोशिएशन कराती है। ऊपर ही बता दिया था मैंने जैसा कि, तो वो चीज़ें जो होती हैं यहीं से होती हैं। आगे जो ट्रेड यूनियन होती है वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर के लिए भी कई तरह से बेनिफिट होती है। जैसे मान लीजिए कोई बेनिफिशियल होती है, जैसे कोई बात अगर एम्प्लॉयर को बोलनी है तो वो जाकर ट्रेड यूनियन से बात कर लेगा, कहेगा देखिए आपको अपने सारे वर्कर्स को जो है, हमारी टाइमिंग चेंज हो रही है, किसी भी इंडस्ट्री की जो है टाइमिंग चेंज हो रही है, तो वो क्या करेगा, ट्रेड यूनियन वाले को बोल देगा कि देखो ऐसा है कि टाइमिंग जो कल से है वो चेंज कर रहे हैं हम,
आपके वर्किंग आवर्स थोड़े से बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या सेम रख रहे हैं लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, तो वो बात जाके ट्रेड यूनियन को बोल देगा, तो उसको एक एक एम्प्लॉय से नहीं बोलना पड़ेगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर ट्रेड यूनियन को कोई दिक्कत नहीं है तो मोस्टली एम्प्लॉय को भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो बात मान लेते हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन जैसा कि है वहाँ पे। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है किसी वर्कर में कि हाँ भाई, जो बात उसने कही है उस बात की भी कोई वैल्यू है, और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं उसकी बातें। तो ये बात जो है, ये ट्रेड यूनियन के थ्रू थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको। बाकी सिंसेरिटी एंड डिसिप्लिन, जैसे कि बताया कि कोई भी अगर एम्प्लॉय कुछ बोलता है जाके ट्रेड यूनियन से, अगर वो मान जाती है तो वो बोलता है, ट्रेड यूनियन बोलती है वर्कर्स से, और वो सब उनको ये बातें माननी पड़ती हैं, ये डिसिप्लिन की बात होती है। तो इसको भी मेंटेन करने के लिए जो है ट्रेड यूनियन जो है वो काम करती है। बाकी क्या हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और कुछ हेल्प्स द वर्कर्स टू गो टू हायर पोजीशन थ्रू ट्रेनिंग, या अदर जो भी चीज़ें होती हैं एमएनटीज़ के थ्रू, है ना, तो वो सुविधाएं जो है वो ट्रेड यूनियन के थ्रू ही मिल जाती हैं। जैसे कई बार होता है कि प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, बहुत टाइम से काम कर रहा है तभी नहीं मिल रहा, तो वो ट्रेड यूनियन के थ्रू वो सब चीज़ें जो है रिजॉल्व हो जाती है ऐसी। और ये एग्जाम में एक्चुअली आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो ये इवन उसमें भी है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू भी ये चीज़ें जो है वो क्वेश्चन के थ्रू बना सकता है। बाकी आके इट इंश्योर्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर द वर्कर्स एंड अपोजेस द मूव ऑफ द मैनेजमेंट टू रिप्लेस द वर्कर्स बाय ऑटोमेटिक मशीन्स। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे ऑटोमेटिक मशीन्स ले आई गई और बहुत ज़्यादा वर्कर्स को जो है निकाल दिया गया, रिट्रेंचमेंट गलत तरीके से कर दिया गया, तो उस जगह पे जो है वो ट्रेड यूनियन जो होती है वो जाके बात कर लेती है एम्प्लॉयर से, मैनेजमेंट से, कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं और ये जो है सही नहीं कर रहे हैं, और इससे आपको जो है दिक्कत हो सकती है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करके जो है चीज़ें जो है संभाल लेते हैं आपस में। बाकी इसी के थ्रू इम्यूनिटी भी मिल जाती है किसी भी वर्कर को, कि अगर उसको किसी भी चीज़ से, किसी डिसीजन से अगर दिक्कत है, तो वो अपोज कर सकता है एम्प्लॉय के डिसीजन को। वो कह सकता है कि ये चीज़ें जो है हमको एडवर्सली अफेक्ट करेंगी, तो आप जो है इस डिसीजन को जो है वापस ले लीजिए। ये सब बातें जो है लगभग चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, तो ये सब चीज़ें जो है वो ट्रेड यूनियन के थ्रू हो जाती हैं। एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा लेक्चर, और ये लेआउट कैसा लगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए टेक केयर, गुड बाय।